गुड इवनिंग। और बात करने की इच्छा जो है वो ज़्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं ना खुद से मुंह छुड़ाऊँगा, ना ही आपसे मुंह छुड़ाऊँगा, और ना ही अपने फैमिली में किसी मेंबर से मुंह छुड़ाने की मेरी इच्छा है, और ना ही जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरे नज़दीकी हैं या जो थोड़े से जिनसे हमारी दूरी भी है, मुझे किसी के साथ मुंह छुड़ाने की ज़रूरत है। मुंह चुराना जो है ना, अब जो है ना स्वाभाविक होता है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया होगा, 67 दिया होगा और CDPO भी दिया होगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो उनकी मन स्थिति को मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, क्योंकि अभी जो CDPO का रिजल्ट आया है, CDPO और 67 दोनों का मेंस मैंने भी दिया था। मैंने मेंस बहुत बार दिए हैं, मतलब इतनी बार दिए हैं कि अब मैं उनकी गिनती नहीं करना चाहता हूं। मैं बता दूं कि मैं नेशनल लेवल का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने राइटिंग का जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किया है नेशनल लेवल का, तो मेरी हिंदी और इंग्लिश राइटिंग में शक होने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, मैंने इंटरनेशनल जर्नल में कई सारे पेपर जो है वो मेरे खुद के पब्लिश हैं, और नेशनल जर्नल में भी, तो इसलिए वो भी इशू नहीं है कि हाँ ठीक है वर्तनी संबंधी कोई अशुद्धि हो या कुछ हो। इंजीनियर मैं खुद हूँ और मैंने लगातार बहुत पढ़ाई की है, पढ़ाया भी है, और लगातार मैंने 56 to 59 के बाद लगातार एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं BPSC के, लेकिन फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं होना मायूस कर देने वाला है, क्योंकि इतनी बार जा कर के मेन जगह पे लौट आना जो है वो काफ़ी मायूसी भरा अनुभव किसी के लिए भी हो सकता है। मैं जो है उसका कोई एग्ज़ाम्पल नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए ये कॉमन जो है वो इश्यूज़ है। 64 वाले में हमने कई आयोग की गलतियों को पकड़ा था। हमने पूरी टीम बनाई, और हमारी टीम ने अलग अलग समय में अलग अलग लोगों से बातचीत की, लगातार बातचीत की, और तब मुझे आयोग की बहुत सारी जो है कमियों के बारे में मालूम पड़ा, और साथ साथ पर्सनली मुझे भी बहुत सारे इसमें जो माफिया के जो एंगल्स हैं उसके बारे में भी मुझे अच्छे से मालूम पड़ा। बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो एकदम फेयर तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, वो एकदम नकारते हैं इस बात को कि नहीं कुछ भी गलत नहीं होता, और जो लोग गलत तरीके से सेलेक्ट हुए हैं वो एकदम से साइलेंट रहते हैं, वो कभी कोई बातचीत नहीं करते। तो मैं इतना हार्ड कोई बोलने वाला नहीं हूँ, मैं सही भी नहीं हूँ कि मैं सुनी बातों पे बोलूँ। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जिस तरह से एग्ज़ाम्स गए थे और हमने जिस तरह से तैयारी की थी, उस तरीके से बहुत आराम से जो है वो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। चलिए टॉपर्स में नहीं आते, लेकिन अगर टॉपर्स 1 to 10 भी नहीं आते तो 100 में तो आ ही जाते। 100 में नहीं आते तो 100 के बाद में भी आ जाते, लेकिन इस तरह का तैयारी था और बाकी चीज़ था जो यहाँ पर आ ही जाते। अब यहाँ पर जो है ना, देखिए मेन जो समस्या है आयोग लेवल पर जो मुझे बार बार जो देखने को मिली, 64 वाले से हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो आयोग है ना उससे 1000 कॉपी मांगी थी हाई कोर्ट ने। अब उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि अभी तक क्या हुआ। इसके अलावा हमारी टीम अतुल प्रसाद जी से भी मिली थी, और उन्होंने बोला था कि इस बार जितनी कॉपी है सबको स्कैन करके एक आंसर जो है ना एक ही टीचर चेक करेगा, ताकि कॉपी में एक रूपता आएगी। CDPO में भी और BPSC 67 में भी। देखिए मेरा CDPO मेंस का भी रिजल्ट आया, तो उसके जितने मार्क्स हैं अगर उतना अगर 67 में हो तो मैं सेलेक्टेड हूँ, लेकिन उतना भी नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि मैं मेंस में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। कहने वाले बोल रहे हैं कि मैं बहुत आगे हूँ लड़ाई में 64 वाले इशू में, इसलिए आयोग ने मुझे अब टारगेट कर लिया है। मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं, और देखिए जब तक मेरी नेचुरल मौत नहीं आ जाती तब तक मैं किसी भी हालत में अपने मरने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि आयोग ने तंग किया तो मैं तंग हो जाऊंगा, या किसी और ने परेशान किया तो परेशान हो जाऊंगा। ये सब चीज़ कुछ नहीं है। आयोग क्या करता है, कैसे करता है, ये आयोग के लोग खुद बोलते हैं। खुद जो अध्यक्ष जो हैं, बहुत सारे अध्यक्षों से मैं और हमारी टीम ने बातचीत की, उनकी बातों में कभी एकरूपता नहीं रही। इसके अलावा जितने माफिया वाले एंगल्स थे उसको भी हम लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, और किस तरह से उसको एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको भी हमने देखा है
समझा है और जाना है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसके लिए कोई आंदोलन भी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसके लिए हम कोई आंदोलन करेंगे। लेकिन भाई जो लोग बार बार इतने एग्ज़ाम्स निकाल चुके हैं, हम और हमारे कई सारे साथी हैं, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो पैकेज होना चाहिए। जैसे यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस ने उनके लिए अलग से फॉर्म निकाला। अब बिहार सरकार बोलती है जो टीचर्स के इतने जो है वो वैकेंट रह गए, इतने पोस्ट वैकेंट रह गए, तो आप बताइए जो बीपीएससी में लगातार जो इंटरव्यू तक जा रहे हैं, या जितनी बार प्री निकाला है या मेंस निकाला है, क्या उनको मौका नहीं देना चाहिए था? उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? उसी तरह कॉलेजों में बहुत सारी सीटें वैकेंट है एकदम अच्छे तरीके से। अब जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था पीएसआईआर, ठीक है, पीएसआईआर, देखिए मैं खुद नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक पीएचडी हैं पीएसआईआर में, प्रोफेसर हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं बात करने के लिए, तो वो खुद उन्होंने और उनके कई साथियों ने बोला है कि आपकी इसमें बहुत लेटेस्ट नॉलेज है और आप बहुत स्मार्ट हैं इन चीज़ों में, तो आपको जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, जो आराम से प्रोफेसर्स वगैरह के लिए आपको, अरे भाई मेरे पास डिग्री नहीं है पीएसआईआर की, मैं कहाँ से प्रोफेसर बन जाऊँगा? तो सरकार जो है इसको भी एक क्वालिफिकेशन ही मान सकती थी कि नहीं, पीएसआईआर लेकर के या सोशोलॉजी लेकर के जिसने बार बार दिया है वहाँ से निकाला है, उसको कम से कम सर्टिफिकेशन दे करके उनको आगे बढ़ाते। ये बीपीएससी में अब खेल के लिए तो ये लेकर के आ गए प्लान कि खेल में जो लोग अच्छा मेडल लेकर के आएंगे, हम उनको पहले जॉब दे देंगे, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बना देंगे, बाद में 5 साल उनको देंगे ताकि वो रिक्वायरमेंट जो है अपनी जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह पूरी कर लें। तो यहाँ पर किया जा सकता था, ठीक है ना, लेकिन इतने जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं जिनके अंदर काफ़ी स्किल्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ऐसे ही ना छोड़ दिया गया। देखिए हम लोगों ने पूरा समय लगाया कि हम बिहार सरकार की सेवा में आ जाएं। जैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मेरा टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने सोचा कि सरकारी सेवा करके अपने प्रदेश की सेवा करेंगे। इस चक्कर में मैंने काफ़ी लंबा समय अपने प्रदेश में और तैयारी में बिता दिया। तो इस तरीके से तकनीकी क्षेत्र से मैं अब उतना अपडेट नहीं हूँ, और उतना अपडेट होने में अब मुझे फिर समय लग जाएगा और वहाँ फिर तकलीफ भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो सरकार में जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें तो मुझे बहुत भरपूर मुझे जानकारी है। मैं कोई आंदोलन करने के मूड में भी नहीं हूँ, मुझे पता है आंदोलन का क्या परिणाम होता है। ऊपर से नेता जो है वो बिक जाते हैं और वो अपना कैरियर सेट कर लेते हैं, वो उसके मूड में भी नहीं हूँ। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बड़ा आंदोलन करना या कुछ करना। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम और हमारे जितने साथी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, उन सबको कहीं ना कहीं तरीके से नियोजित कर ली जाए। देखिए एक चीज़ और भी है जो मैं पहले ही बोलना चाह रहा था, लेकिन अब मैं बोल देता हूँ। वो ये है कि जिस समय सीडीपीओ का मैं मेंस दे रहा था, उस समय हमने रैंडम 12 लोगों से बातचीत की और 12 लोगों के नंबर लिए, 12 लोगों के मोबाइल नंबर लिए, और ऐसे ही लिया था। मतलब जब रिजल्ट आया ना सीडीपीओ का, मुझे पक्का भरोसा था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मालूम पड़ा कि मैंने एक एक करके इन सारे लोगों से संपर्क किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के 12 लोगों में से कोई आदमी सेलेक्ट नहीं थे। ये तो लॉ प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ था। तो ये तो संयोग है या प्रयोग है, वो तो बाद की बात जाने। फिर देखिए अभी आज रिजल्ट आया तो मैंने अपने सारे लोगों से संपर्क किया जिन्होंने 64 में भी मेंस दिया था और 67 में भी जिन्होंने मेंस दिया था। तो इन्होंने ना क्या किया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसी की तैयारी की थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब सब कुछ भुला के, सब कुछ एकदम त्याग करके 67 मेंस की तैयारी की थी। तो अब इसमें भी यही है कि मैं जितने अपने साथियों से मिला, सब लोगों ने यही बताया कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका भी। तो ये सेलेक्ट कौन हो रहा है भाई? ये कहाँ से सिलेक्शन वाली टीम आ रही है? फिर जो अध्यक्ष हैं वो तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने तो बहुत सारी अच्छी बातें की थी। अरे इतना क्यों परेशान करते हो? पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कभी बोल रहे हो कि 5 दिन पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी आप देखिए कितना खर्चा भी होता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम आने जाने और सारे प्रोसेस में। सीटें खाली है, 10 लाख रोज़गार की बात हो रही है ना, एग्ज़ाम लेके भरेंगे, एग्ज़ाम लेके भरेंगे। अरे आपके पास एग्ज़ाम के जरिए सेलेक्टेड और कहीं नहीं करप्शन के द्वारा जो है रिजेक्टेड काफ़ी बड़ी लोग हैं। हमने ही 64 वाला जो है, जो बहुत सारा जो करप्शन अनट्रेस्ड था उसको हमने उजागर किया था। तब जा कर के जो बीपीएससी अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला था कि हम ऐसा करेंगे ना कि सबकी कॉपी सब देख पाएगा, इसलिए हम लोग कॉपी को स्कैन करके वेबसाइट पे डाल देंगे। क्या आपको कोई कॉपी दिखी?
CDPO में अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि अपनी कॉपी मंगाऊँ तो कैसे मंगाऊँ। 500-600 रुपये का खर्चा आ जाएगा, 500 का, और कॉपी आएगी भी बहुत देर से। इसलिए मैं और हमारे साथी और भी संकेत जी हैं और जो और भी साथी हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में उनको कॉपी देखने को मिले। ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में जो सेलेक्ट होता है उनकी कॉपी भी हम लोग क्यों नहीं देख सकते भाई? पारदर्शिता कहाँ क्यों नहीं है बताइए, कहाँ कहाँ समस्या है भाई? BPSC में अब लेटेस्ट में बात हो रही थी टीचर्स वाली कि लोग बोल रहे थे वहीं पे कि जो मार्कशीट है उसको कम करके हम लोग लेंगे, सेलेक्ट करेंगे टीचर्स को, यानी जितने टीचर्स की ज़रूरत है उतने कट ऑफ में उतने लोग नहीं आए तो हम कुछ मार्क्स कम करके जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 64 BPSC में 498 लोग हैं या उससे भी प्लस लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको अच्छा ही नहीं लगा BPSC का जॉब। अलग अलग जगह हैं जो उनको लेवल 6, 7 उनको मिला, ओवर टैलेंटेड थे, जो अपने आप को लेवल 9 का समझ रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये जो सीट्स है, इस सीट्स में तो हम लोग बहुत आराम से आ जाएंगे। और अब मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी नहीं है यहाँ पर, तो BPSC में मेंस और इंटरव्यू वाला जो इशू है इसमें तो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें तो दिया जा सकता है, फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा कि यह शासन में कौन लोग बैठे हुए हैं। और इसका मैंने पूरा एकदम से हर एक बिंदु पे विचार करके मैंने देखा भी था, हमने निकाला भी था निचोड़ कि एक बार जैसे सिलेक्शन नहीं होता है ना लोगों का, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं उनको नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान तो सभी को होता है, लेकिन डिप्राइव्ड क्लास के जो लोग होते हैं अगर वो वहाँ से आसमान से गिरते हैं और खजूर में भी नहीं अटकते हैं तो कहीं के नहीं होते हैं वो, क्योंकि उनके पास उतना बैकअप नहीं है, उतना फैमिलियर सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। और पूरा का पूरा जो है ना, इस तरह आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इंक्लूडिंग मी जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। क्या है वो? अंडर एम्प्लॉयड हैं। देखिए, जब मैं बिहार से बाहर था ना, मेरी बहुत रिस्पेक्ट थी और बहुत ज़्यादा वर्क मैं करता था और बहुत वर्थ था। 27 बार ब्लड डोनेट किया था और सोसाइटी के टुवर्ड्स सोसाइटी भी मेरा बहुत इंक्लाइनेशन था, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं था। जब मैं बिहार में हूँ, यहाँ पर हूँ, तो अब हर एक तरीके से मुझे ये फील हो रहा है कि कितना कॉम्पैक्टनेस जो है वो एकदम से महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि टुवर्ड्स सोसाइटी होना, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल जो है वो इश्यूज़ तो एराइज होती है। दूसरी चीज़ कि आयोग पर मैं सीधा ब्लेम नहीं करता, डायरेक्ट ब्लेम करना भी सही नहीं है, क्योंकि मैं और ये नहीं चाहता कि अभ्यर्थी और बाकी लोग निराश हो जाएं। लेकिन आप जितनी कॉपी है CDPO की और 67 की और 64 की, CDPO 67, 64, 65, 66 सब के कॉपी आप क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं? सारी कॉपी को PDF फॉर्मेट में करके, PDF डाल करके, अगर आप अधिकारी बना रहे हैं जो कि यहाँ पर लाखों लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, फिर उनकी कॉपी है, 1000 कॉपी मांगी थी हाई कोर्ट ने, क्या हुआ उसका? 1000 कॉपी का क्या हुआ? कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। भाई NCBC ने बोला कि वैकेंट सीट के अगेंस्ट में आप ज्वाइनिंग दे दीजिए, लोगों को निकालिए उसका। अब आयोग कहता है ना कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको संबंधित डिपार्ट बोलेगा तो हम दे देंगे। संबंधित डिपार्टमेंट में बोलते हैं आप जाइए फलाने प्रधान सचिव के पास, आप जाइए, वहाँ भी वही ढाक के 3 बात, और होता कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है ना वो चल रहा है हमारे सामने में, एकदम सामने में। अब बताइए, 10 लाख लोगों को रोज़गार, कौन रोज़गार ले रहा है? किसको रोज़गार मिल रहा है? फिर वही तिकड़म चालू है। मैं फिर नहीं सीधे आरोप लगाता, लेकिन अभी जो टीचर वाली जो एग्ज़ाम्स हो रही है STT वाली, उसमें क्या है ना, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ऑनलाइन सेंटर वाले से कई मेरी बातचीत हुई और फिर मैंने वो सारे एक प्रमुख पेपर वाले को भी डेटा उपलब्ध कराया था, जिसमें खुल के कह रहे हैं कि आपके इसके बदले कोई और बैठ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी तरह की सेटिंग है कि अलग लाइन के जरिए हो जाता है। अभी कुछ समय पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था, असिस्टेंट मैनेजर वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग थे उसके 100 में 100 मार्क्स आए थे। देखिए, 100 में 60 नंबर लाए जा सकते हैं, 70 नंबर तक हाईएस्ट हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। मैंने खुद पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है सब्जेक्ट को, तो इतने हाई मार्क्स, इतना हाई कट ऑफ जो है मतलब नॉर्मली होना चाहिए था। उसमें पता चला कि किसी के 100 में 100 हैं,
3-4 लोग थे, उसके 100 में 100 थे। इसके अलावा एक बहुत और भी व्यक्ति थे जिनको मैं मिला भी वहाँ पर, तो उनके 97, 98 मार्क्स थे, लेकिन उनको कुछ इस तरह का कोई स्पेशल क्वालिटी तो क्या, वो ठीक से हाथ पांव भी उनके ठीक से काँप रहे थे। और बहुत सारा इस तरह का विसंगति मैंने देखा भी। फिर दबे जुबान से बहुत सारी बातें भी वहाँ पे हो रही थी और बहुत तरीके से मामले को सलटाया गया वहाँ पर। तो इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन प्रोसेस है और ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। आज सिर्फ चाहते हैं 67 और CDPO वाले इश्यूज़ के ऊपर में चर्चा करें। तो भैया कॉपी जो है वो कॉपी हमें मंगानी है RTI करके, या फिर हमें उसका PDF मिलेगा, ये हमें कौन बताएगा और कैसे बताएगा। खूब सारा ट्वीट्स वगैरह आते रहता है। हम देखना चाहते हैं कि बाकी की कॉपियाँ कहाँ है, कैसे है। पिछली बार हमने RTI के ज़रिए हमने काफ़ी कॉपियाँ मंगाई BPSC की, जिसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सहयोग किया, और तब हमें मालूम पड़ा कि कॉपियों के ऊपर तो काफ़ी विसंगति है। पहले नंबर पे नंबर काट के उसका चेंज कर दिया जा रहा है। अगर कोई सिलेक्शन 8 नंबर से छूट रहा है तो उसका 8 नंबर ही कटा हुआ है। 2 नंबर से छूट रहा है तो 2 नंबर काट करके उसको नीचे कर दिया। और बाकी इंटरव्यू वाला जो इशू था कि इंटरव्यू में मार्क्स कुछ थे, एक्सेल पे उसको चेंज करके कुछ और कर दिया गया। तो ये सब हमें देखने को मिला, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं ये सब चीज़। पब्लिक डोमेन में इतना खुलेआम बोलना सही भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। और कब ये सुधार होगा कहना भी बहुत मुश्किल है। लगता है कि बहुत सारा सुधार हो रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है कि अरे यहाँ पर तो नए तरीके से ठग लिया गया, अरे यहाँ पर तो फिर नए तरीके से ठग लिया गया। तो मैं जो सरकार चला रहे हैं वो तो मेरी बात को सुनेंगे नहीं और बाकी देखेंगे भी नहीं। लेकिन देखिए, अगर इसी तरह से बिहार में जिस तरह से वैकेंसी में गलत लोग सेलेक्ट होकर आ रहे हैं और बहुत समय से आ रहे हैं, बिहार में नहीं पूरे देश में और वैकेंसीज़ का यही हाल है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाहूँगा। एक लेयर बन जाएगी जिसमें कि क्या है, ज़बरदस्त करप्ट लोग होंगे और देश को जो है ना पूरा एकदम दीमक की तरह चाटेंगे और बहुत स्थिति जो है वो ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग ऑनेस्ट हैं ऊपर में, वो पता चलता है, ऑनेस्ट है वो मालूम पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, जिसके कारण जो है मिडिल, देखिए टॉप क्लास जो मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं ना, जो IAS IPS हैं, उनकी स्थिति अलग है, वो ठीक है, वो कम से कम कुछ सही तरीके से आ रहे हैं। लेकिन जो मिडिल वाले लोग हैं ना, उसमें इतना कचरापन भर जाएगा तो ये वाले भी नहीं संभाल पाएंगे और नीचे वाला जो स्थिति है वो बहुत डामाडोल हो जाएगी। और जितने लोग देश में हैं उनको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप गाँव में देख लीजिए टीचिंग की क्या हालत है, जो टीचर है उनकी क्या कितनी बुरी हालत है। अरे यार, BPSC वाले को मैंने कितना बार बोला था, सर बुरा मत मानिए। मैं विजय चौधरी सर उस समय शिक्षा मंत्री थे, अब विधायक हैं हमारे। मैंने कितनी बार बोला था कि प्रधान शिक्षक वाले में मौका दे दीजिए, प्रिंसिपल जो स्कूल वाला है उसमें मौका दे दीजिए, जो लोग लायक हैं कम से कम वो अप्लाई कर सकें। अब सारी सीटें तो खाली रह गई, किसी को मौका ही नहीं दिया गया आपने, तो क्या करें। आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो भी नहीं हुआ, खजूर में भी नहीं अटका। क्या हम लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें आपके, मतलब क्या हम लोग भी इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें? लोकसभा अभी इलेक्शन आ रहा है, मैं ही खड़ा हो जाता हूँ लोकसभा में। अरे मुझे पता है 5 वोट नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन कम से कम सेटिस्फैक्शन तो लगेगा। अब मुंह चुरा के नहीं जीना है, बिल्कुल भी नहीं। सिलेक्शन हुआ तो ये नहीं कि आप पापा से, पेरेंट्स से आँख नहीं मिला पा रहे हैं, भाई बहनों से नहीं आँख मिला पा रहे हैं, घर के और सदस्य हैं उनसे नहीं आँख मिला पा रहे हैं, अपने आप से नहीं आँख मिला पा रहे हैं, आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, आपका सर फटता है। ये सब चीज़ सब मैं बिल्कुल ऊपर उठ चुका हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बार असफलता देखी है, जितनी बार आदत लग जाने के लिए काफ़ी है ना। तो जहाँ हूँ वहाँ पर मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है उसके अपेक्षा मैं काफ़ी कम हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारी समस्याओं को नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे नौजवान लोगों की समस्या वो नहीं देख पा रहे हैं। तो आखिर जितने अभ्यर्थी हैं, अगर देखें कि अगर क्या स्थिति होने वाली है आगे इतनी बड़ी संख्या में, सबसे पहले जॉब तो हर किसी को मिलनी चाहिए, है ना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अब एक को 90,000 की जॉब दे रहे हो, 90,000 की, दूसरे को 9,000 की जॉब भी नहीं है। अरे एक रुपया लाओ, थोड़ा सा कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो यार, कुछ तो। यंग लोग हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। चलिए,
हम लोग CDPO के बाद मैं एक सेटबैक में था, 67 से उम्मीद थी, वो उम्मीद भी जो है अभी तो फ़िलहाल नहीं रही। अब कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग, बहुत गरीब टाइप के लोग सेलेक्ट होंगे, उसी की चर्चा होगी, और बीच में जो गड़बड़ वाले सीन होंगे, काफ़ी लोग उनका इंटरव्यू नहीं आएगा और वो लोग पकड़े जाएंगे कभी ना कभी, है ना। जैसे यहीं पर देखिए 64 में जो ज्वाइन किए हुए कुछ दिन नहीं हुए और 2 अभ्यर्थी जो थे वो पकड़े गए थे घूस लेते हुए, है ना। एक पेपर लीक करता हुआ भी पकड़ा गया था, ठीक है। इतनी जल्दी 2 अभ्यर्थी पकड़े गए, यानी 2 में घूस लेने वालों की संख्या जो होगी ना, कम से कम 1000 होगी, क्योंकि 0.1% लोग ही जो है ना वो पकड़े जाते हैं, और वो भी अपनी बेवकूफ़ियों से पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही गलत तरीके से आए हुए लोग होते हैं, वही घूस के चक्करों में पड़ जाते हैं पहले ही। क्योंकि जो फेयर तरीके से आएगा उसके अंदर में अलग जज्बा होगा, अलग सारा कुछ होगा। हम लोग फिर इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। और करप्शन से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम जनता को और समाज को होता है। इसके बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।